तो डॉक्टर साहब आ गए तो हाथी की पाँव में सबको पाँव। शुरू करें फिर। अब क्या पढ़ा रहा था मैं आपको जी? लाख डेफ चल रही है अभी तक, इसी जगह खुली हुई है जहाँ शुरू हुई थी। इसमें मैंने आपको चक्कर बताया था, हाथ ऊपर करने से लैग डेफ की खास अलामतें चक्कर आते हैं। उसके अलावा इसके चक्रों में कोनियम से मुशाबियत पाई जाती है। लेटने पर दाएं बाएं करवट बदलने से, आंखें ऊपर करने से लैग डेफ में चक्कर नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। इसका सर दर्द जो है वो ख़ास तौर पर याद रखने के लायक है, क्योंकि खुसूसन औरतों में बहुत ख़ास अलामतें हैं इसकी। अगर वो याद रहें तो बहुत आसानी से औरतों के सर दर्द ठीक हो सकते हैं, जो मेंसेस से पहले हों और मेंसेस के बाद हों और बीच में ना हों। और इसके साथ एक और अलामत को बांध लें तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हों तो फिर तीर बहदफ की तरह ये दवा काम करती है। बाद औरतों को मेंसेस से पहले लिकोरिया येलोइश होता है और बाद में भी होता है, और काफ़ी कमज़ोर करने वाला है। कुछ उसमें बदबू भी पाई जाती है, जिसका मतलब अंदर कोई इन्फेक्शन है, और गालिबन ये सर दर्द भी उसी इन्फेक्शन से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए दोनों चीज़ें अगर इकट्ठी याद रहें तो बड़ी तकलीफ़ों और बीमारियों से ऐसी औरत को वक्त के ऊपर बचाया जा सकता है, जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन पलती रहे तो आगे जाकर कई किस्म की खराबियाँ और भी पैदा कर देती है। लिकोरिया मेंसेस से पहले, मेंसेस के बाद, सर दर्द मेंसेस से पहले, मेंसेस के बाद। और सर दर्द की अलामत यह है कि गुद्दी में भी है, सामने माथे में भी है, ख़ास तौर पर कनपट्टियाँ इससे तड़पती हैं, उनमें धड़कन भी पैदा होती है, कनपट्टियों पे शदीद दर्द होती है। दर्द होता है कहना चाहिए, पता नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज कर गया हूँ। होता का फ़र्क ही मिट गया है, हैं? दर्द होता है, मगर अब तो अक्सर लोग होती कहने लग गए हैं, हैं? ये होती मर्दान वाले तो इन्होंने तो शुरू किया कि ये होती। आज वो नहीं है फौजिया, उसका बेटा बीमार है, उसका बेटा बीमार है, कभी कभी आती है। उसका बेटा बीमार है। बेटा वो तो कल मुझे मस्जिद में मिला था, दौड़ा फिर रहा था, बुखार है। अच्छा, फिर तुमने इलाज शुरू कर दिया? नहीं, मैं आ ही रही थी, बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं था। हैं? मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने उससे बात उसको की। फौरन पता कराओ, दवाई भेजो। वो मेरे ख्याल सर्दी में फिरता रहा है ना इधर उधर। यहाँ आजकल एकदम सर्दी होती है और फिर एकदम गर्मी भी हो जाती है। पता करो, डलकमारा भी भिजवाओ। आजकल डलकमारा के मौके हैं, एकदम सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी। अच्छा, खैर, दो चीज़ें इसकी मैंने ख़ास तौर पर याद करानी थी, और उसके साथ औरतों की मतली में जो हमल के दौरान हो, उसमें भी ये बहुत मुफीद दवा है। कौन सी दवा की बात कर रहे हैं? लैक डेफ्लोरेटम। आम दूध जिसमें से वो कहते हैं फैट निकाल ली, निकल ही नहीं सकती, फैट की भी पोटेंसी बनी है साथ ही इसमें असल में, और जितनी इलामतें वो बता रही हैं कि फैट की पोटेंसी है इसमें, तो वो फैट खाने से जो नुकसानात हैं वो उसको पूरा करती है, कमी करती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो फैट होते हैं लोग, उनमें दो किस्म के हैं। एक वो जिनको गर्मी सर्दी नहीं लगती, वो चर्बी की तहें चढ़ी हुई होती हैं और बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, और एक वो हैं जो बेहद ठंडे रहते हैं। जो बेहद ठंडे रहते हैं उनकी दवा डेफ्लोरेटम है असल में। वो दूसरी फैट की वजूहात और हैं
इस ताल्लुक में आपको एक और बात भी बताऊं दिलचस्प इसकी कि लैक डेफ्लोरेटम में फैट बढ़ने की टेंडेंसी है और ज़ियाबितस के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर ऐसी मरीज़ा हो जो ठंडी हो जिस्म के लिहाज से, मोटापे की तरफ मैलान हो और उसको ज़ियाबितस हो, तो उसको लैक डेफ ज़रूर देखें। इसी तरह वो औरत जिसका बच्चा मोटा हो, पहला या दूसरा जो भी हो, अगर 10 पाउंड से ज़्यादा हो तो इस बात का भारी ख़तरा मौजूद है कि अगर पहले उसको ज़ियाबितस नहीं थी तो अब हो जाएगी और बच्चे में भी रुझान होगा। अगर वो ठंडे मिजाज की औरत है, जिस्म ठंडा है, ये शर्त है इसके साथ, लैक डेफ में हमेशा जिस्म ठंडा होता है, तो फिर उसको भी क्योर कर सकती है ये दवा और बच्चे को भी। इसलिए ऐसी औरतें जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा बच्चा जने, हालांकि वैसे उनकी ग़िज़ा वगैरह नॉर्मल हो, उनका खुद उस वक्त मोटा होना ज़रूरी भी नहीं, दरमियाना जिस्म भी हो, तब भी अगर ये रुझान हो तो ख़तरे की घंटी बज जाती है कि ऐसी औरत को या ज़ियाबितस हो गई है या होने वाली है। ऐसी सूरत में फ़ौरन लैक डेफ्लोरेटम के ज़रिए उसका इलाज करना चाहिए। समझ गए? काफ़ी मैंने काम की बातें इसकी बताई हैं, लोग इसको तवज्जो नहीं देते, हालांकि बहुत अहम दवा है ये इस पहलू से। आँखों से इसका ताल्लुक ये है कि एक्सट्रीम फोटोफोबिया होता है इसमें, यानी रोशनी से सख्त ज़ूदहिसी और आँखों में जैसे छोटे छोटे कंकर हों, ये एहसास भी पैदा होता है। इससे विजन डिम हो जाता है। इसके मैदे में वो सब इलामतें बीमारियों की पाई जाती हैं जो दूध ना हजम होने के नतीजे में पैदा होती हैं। हाँ, एक और इलामत याद रखें, वो औरतें जो मोटी भी हों, ठंडा जिस्म भी हो और दूध हजम ना करती हों, उनके लिए तो आंखें बंद करके ये दवा दे दें। ये कम्बिनेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल पक्की इस दवा की निशानदेही कर रहे हैं। हमल के दौरान जिस लड़की को दूध हजम ना होता हो, उसकी हमल की मतली को भी ये दवा ठीक कर देती है खुदा के फजल से। दूध हजम ना होने के नतीजे में या चर्बी खाने के बाद जो तबीयत में खराबी पैदा होती है, अमूमन लोग उस पर पल्स्टिल्ला देते हैं, क्योंकि पल्स्टिल्ला को शोहरत है इस बात में कि अगर मुलव्वन ग़िज़ाएँ खाई जाएं तो उससे जो मैदा बिगड़ता है उसमें पल्स्टिल्ला भी काम करता है, एंटीमोनियम क्रूड भी उसमें काम आता है। लेकिन अगर जिस्म ठंडा हो तो पल्स्टिल्ला कोई काम नहीं करेगी, वहाँ लैक डेफ ही काम करेगी। बस मैदा इस तरह बिगड़ा हो जैसे दूध ज़्यादा पी लिया हो किसी ने या चर्बी खाई गई हो ज़्यादा, उसके नतीजे में जो मैदे की ख़राबी है, अगर जिस्म ठंडा हो तो लैक डेफ उसका बेहतरीन इलाज है। इसमें भूख मिट जाती है आमतौर पर, जब चर्बी वगैरह से बिगड़ता है मैदा तो भूख उड़ जाती है बिल्कुल। ज़्यादा जो फैट खाते रहते हैं कुछ देर के बाद, उनको ये आमतौर पर हकीम कहते हैं उनका जिगर बंद हो गया है। और जिगर बंद करने का क्या इलाज बताते हैं, किसी को पता है? हाँ, कहते हैं मीठा खाओ, और कहते हैं अगर चर्बी से जिगर बंद हुआ हो तो मीठा उसका इलाज है। जहाँ से बाज़ हकीम कहते हैं कि अगर मलाई का दिल चाहता है तो इतना मीठा डालो कि मलाई से भी नफरत हो जाए, मीठे से भी नफरत हो जाए। ये उनका अपनी तरफ से बेहतरीन नुस्खा है। कहते हैं खूब मीठा डालो फिर मलाई खाओ। कोई पागल है जो इतना मीठा डाल के मलाइयाँ खाए? मलाई का अपना एक मज़ा होता है, अगर नहीं हजम होती तो छोड़ देनी चाहिए,
और मीठे डाल डाल के, गुड़ डाल डाल के इतना खाना एक नहायत बेहुदा तजवीज़ है। उसकी बजाय लैक डेफ को इस्तेमाल करके देखें। अगर जिस्म ठंडा है तो लैक डेफ, अगर जिस्म गर्म है तो पस्टिला। ठीक है। सोते में दांत रगड़ना भी इसमें नजर मिलता है। सोते में दांत का रगड़ना किस चीज की इलामत है जी? पेट में कीड़े, क्या? पेट में कीड़े होते। हाँ हाँ, और सोते में दांत रगड़ना जो है, एक तो पेट में कीड़ों की इलामत है, दूसरे अगर इन्फ्लेमेशन हो जबड़ों में, उसके नतीजे में भी बच्चा सोते में दांत रगड़ता है। जरूरी नहीं होता कि पेट ही खराब हो। इसलिए ये दोनों बातें देखनी चाहिए। खास तौर पर पेट में खराबी अगर बस इसके दूध के बदहजमी से हो, कीड़े ना भी हों, तो तब भी दांत रगड़ता है बच्चा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दफा कीड़ों की तरफ ना भागें। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इम्कानात हैं या इस्तेमालात हैं। मसूड़े मुतवर्रम हो रहे हों, उनमें कुछ खराबी पैदा हो जाए, उससे हल्की हल्की दर्द बाज़ दफा होती है जो पूरी तरह शनाख्त नहीं की जाती, मगर दांत को दांत के ऊपर दबाने का दिल चाहता है जोर से, और उसी सूरत में नींद की हालत में ऐसा मरीज का बच्चा हो या बड़ा हो रगड़ता है दांत को दांत से। दूसरी बात, मैदे की खराबी, खा कीड़े हों या ना हो। तीसरा है चमूने, चमूने नहीं, आमतौर पर वो बाज दूसरे वर्म्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो हुक वर्म्स हैं, मसलन हुक वर्म्स और राउंड वर्म्स होते हैं। ये उसको क्या कहते हैं मलब को, फ्लैट टेप वर्म, टेप वर्म नहीं कहते, टेप वर्म जो लंबे लंबे जो 1.5 गज के हैं, वो भी निकलते हैं। बड़ी खतरनाक चीज है। एक बच्चे का मैंने देखा था, दवाई दी थी, उसका इस तरह निकला था, तो वो मैं तो उसको देख के ही डर गया इस बात से कि 1.5 गज का मलप इजाजत के साथ निकला है। वो अंदर कहाँ बैठा रहता होगा, वो जब भी सिर मारता है, खुजलाता है, तो सख्त घबराहट होती है बच्चे को। उसके नाक पे खुजली शुरू हो जाती है और किनारे दोनों तरफ से जर्द हो जाते हैं और उनमें घबराहट भी होती है, खुजली भी होती है। ये टिपिकल वर्म्स की इलामत है। होंठों के किनारे पर दाएं बाएं जर्दी सी पाई जाती है और नाक की चोंच पर सख्त खुजली होती है। ऐसा मरीज अक्सर अगर वो दांत भी पीसता है तो फिर बिलाशुबा उसकी वजह से है, वर्म्स की वजह से है। और दूसरे वर्म्स में एक जो मलप जिनको कहते हैं, वो भूख के वक्त ज्यादा तंग करते हैं। इसलिए जब खाली पेट हो तो उन्होंने मुसीबत डाली होती है, क्योंकि वो गुज़ा में हिस्सेदार हो रहे होते हैं ना बाकायदा, इसलिए वो तड़पते हैं तो मरीज भी भूख के लिए तड़पता है। उनके मरीज अक्सर खाना खाएं भी तो लगता नहीं बदन को, लेकिन बाज वर्म्स हैं, उनके पलने के साथ ही जिस्म भी मोटा रहता है। चुमूनों में पतला होना जरूरी नहीं है। चुमूने पता क्या होते हैं किसी को? क्यों जी? चुमूना लफ्ज़ सुना हुआ है? इसका अंग्रेजी क्या है? थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म कहते हैं इसको। इतना सा होता है, छोटा सा, और आमतौर पर बच्चों के की इजाबत को देखें तो उसमें कभी ना कभी निकलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये मीठे खाने पे निकलते हैं। इसलिए मीठे से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है चुमूने का। अगर बच्चे को मीठा खिलाएं और उसको चुमूने लड़ने लग जाएं, उसको खुजली होनी शुरू हो जाए, बाद दफा छोटे बच्चों का मकद का इर्द गिर्द सारा हिस्सा सुर्ख हो जाता है, तो ये पक्की इलामत है कि उसको चुमूने हैं। इसलिए लोग समझते हैं मीठा खाने से चुमूने पैदा होते हैं। बिल्कुल उलट बात है।
चुमोने को मीठे से नफरत है, नाकाबिल बर्दाश्त है, इसके लिए अजाब है। पेट में मीठा जाए और चुमोना भागता बाहर की तरफ, तो इसको मीठा खिला खिला के भी मारा जा सकता है। ऐसे बच्चे को कुछ दिन मीठा खिलाते ही रहें तो इसके चिमूने भाग जाएंगे, छोड़ देंगे। और चिमूनों में एक खास बात यह है कि ये हमेशा अंडे बाहर आके देते हैं, बाकी वर्म्स जिस्म के अंदर अंडे देते हैं। बाद ऐसे वर्म्स हैं जिनके अंडे इनसे खून में जाकर लंग्स में पलते हैं, फिर दोबारा जाते हैं अंदर। जब वो बलगम पैदा होती है उसको आदमी निकलता है या बच्चा निकलता है, उससे फिर पेट में जाके वो डेवलप होकर कीड़े निकलते हैं। तो अजीब व गरीब इनके साइकिल्स हैं। चिमूने का याद रखना चाहिए कि इसको अगर ख़त्म करना हो, एक तो ऐसे बच्चे को कुछ देर मीठे पे रखा जाए आम इलाज के अलावा, दूसरे सोने से पहले उसके इर्द गिर्द नीचे वैजलीन लगा दी जाए। चिमूना वैजलीन में जो अंडे देता है वो पनप नहीं सकते, जो चिकनी जगह पे अंडे पैदा होते हैं वो पल के वो बाकायदा चिमूनों में नहीं बदलते, फिर इसलिए वो सारे धुल जाते हैं। तो ये रोज़मर्रा का एक नुस्खा है जिसको वहाँ मैं अपने मरीजों पे रब्ता में दिया करता, वहाँ बहुत होते थे लोगों को, तो खुदा के फजल से काफ़ी कामयाब चीज़ थी ये, इसलिए याद रखना चाहिए। यहाँ भी होते होंगे डॉक्टर साहब, क्यों ये सब होते हैं ना? बल्ब भी कभी देखे हैं आपने? यहाँ इतने नहीं जाते। हैं? नहीं। हाँ। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो हुकवर्म है। हुकवर्म तो ख़त्म होने के में नहीं आता। और एक टीनिया, क्या नाम है उसका, एक और वर्म है जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, वो पाँव के ज़रिए जाता है जिस्म में। आमतौर पर जो टीनिया यहाँ ये जो टीनिया कहते हैं इसको, फंगल इन्फेक्शन है जी, उसे टीनिया कहते हैं। नहीं, उससे इससे मिलता जुलता नाम है, इसलिए मुझे शक था। जी सर। एक वर्म है जो जिसका साइकिल है पाँव के ज़रिए दाखिल होना खून में, और फिर ये आखिर पहुंचता है अंतड़ियों में, खून के ज़रिए फेफड़ों में, फिर अंतड़ियों में। इसका नाम क्या है देखेंगे, फिर आप देख लेना। अक्सर आज़ाद कश्मीरियों में ये पाया जाता है, और आज़ाद कश्मीरी जो यहाँ भी आबाद होंगे उनके अंदर भी ये पाया जाएगा। बाज़ दफ़ा बाज़ आज़ाद कश्मीरी ख़ानदानों के रंग पीले होते हैं और पूरे के पूरे ख़ानदान के रंग पीले होते हैं। वो कोई उनकी कौमी बनावट नहीं है, अक्सर उसकी वजह ये कीड़ा है। इसमें एक बात है कि ये सैकड़ों साल तक भी बाहर निकल के घास में रह सकता है, यानी एक किस्म का ये दब जाता है अपने अंदर और उसके बाद मरता नहीं। और बहुत तेज बारिशें धो दें तो धो दें, वरना बारिश हो तो इसका गंध फैला देता है, हर तरफ फैल जाता है। आज़ाद कश्मीर में आमतौर पर लोगों में वहाँ टॉयलेट्स तो होते नहीं, बाहर जाते हैं खेतों में, पहाड़ियों पर, और जिनको एक दफ़ा बीमारी हो उनकी इजाज़त पे जब बारिश होती है तो धुल कर घास में जगह जगह ये कीड़े फैल जाते हैं, इसके अंडे इसके। और वो अंडे जो हैं वो नंगे पांव चलने वालों के पांव में चले जाते हैं, और अक्सर वहाँ नंगे पांव चलते देखे हैं मैंने लोग। आज़ाद कश्मीर में ये रिवाज है, बहुत चलने, बड़ी हिम्मत वाली कौम है, गैर मामूली ताकतें हैं इनमें, बेहतरीन सिपाही भी बनते हैं, बड़े जफाकश लोग हैं, और इसी वजह से नंगे पांव की भी इनको आदत है। गालिबन लंबे सफ़र में या जूती, गरीब लोग हैं अक्सर वहाँ, अब तो बाहर आने की वजह से काफ़ी अमीर हो गए होंगे, मगर एक ज़माना था जब मैंने देखा आज़ाद कश्मीर बहुत गरीब होता था, अभी यूरोप वगैरह में बाहर निकला नहीं था इतना। तो अक्सर लोग या जूती की तौफीक ही नहीं रखते थे या जूती बचाते थे, और ये जूती बचाने वाला जो तरीका है ये हमारे गुरदासपुर में भी बड़ा पाया जाता था। आज़ाद कश्मीरी तो जूती इस तरह बचाते थे कि घर पे छोड़ आए और नंगे पांव भागे फिरे। हमारे वहाँ एक ख़ास एहतमाम के साथ जूती बचाई जाती थी गुरदासपुर में। वहाँ औरतें जब शहर जाती थीं तो वो भी और बाज़ मर्द भी सोटियों के ऊपर जूतियाँ लटकाई थी। हम शिकार के लिए बाहर निकलते थे ना जब,
बंदूकें, वो छर्रों वाली बंदूकें लेके, तो अक्सर देखा पूरा काफले का काफला जूतियां यूं सजाई हैं। शहर में जाएंगे तो फिर जूती पहनेंगे, लोग देखेंगे कि देखो कैसे आला लोग हैं, महज़्ज़ब लोग जूती पहन के आए हैं, तो बाकी वो जूती बचाते थे। तो ये जूती बचाना भी गुर्बत की निशानी है, और ये जो वर्म है इसको फायदा हो जाता है जूती बचाने से, इसको मौका मिल जाता है अगर ये साइकिल पूरा कर लेता है। तो ऐसे इलाकों वाले सुन रहे होंगे मेरा ख्याल आज़ाद कश्मीर वाले भी, वो ये मुहिम चलाएं इस बात की कि नंगे पांव घास में नहीं फिरना, और इजाबत के बाद उसको दफनाना चाहिए मिट्टी में। अगर ये एक नस्ल दो नस्ल ये काम करे तो ये ख़त्म हो जाएगा कीड़ा। अगर मौजूद भी है, चूँकि बारिशें ज़्यादा होती हैं इसलिए वो उनको बहा के ले जाएंगे, लेकिन इस स्टिकी बड़ा होता है, इसका जो अंडा है चिमटा रहता है काफ़ी देर तक। बाहर एक ही बचने का तरीका है, बच्चों को भी आदत डालने की इजाज़त ऐसी जगह करें जहाँ से वो किसी दूसरे को न जरासीम लग सकें, और मिट्टी डाल देनी चाहिए ऊपर, दूसरे नंगे पाँव ना फिरें शुरू ही से। ये जो दवा है इसमें भी इलामतें हैं ग्राइंडिंग की, दांत पीसने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्म्स की वजह से, हो सकता है वर्म्स भी हों, तो इस पर कोई तहकीक नहीं मैंने की अभी तक। नौजिया इसका बहुत सख्त होता है बाज़ दफ़ा, यानी मतली, भूख मिट चुकी होती है, प्यास बढ़ जाती है, मतली है मगर कै नहीं आ रही होती, इसकी ये किस चीज़ की इलामत है? और मतली हो मगर कै ना आए? क्रोटन में नहीं, बड़ी आम दवा है, एपिकॉक। एपिकॉक की टिपिकल ये इलामत है कि मतली मगर कै का रुझान आ तो जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन मुसलसल तंग करने वाली मतली जिसमें कै ना हो। दूसरी उसकी क्या इलामत है एपिकॉक की खास? बलगम, है बलगम बलगम तो है मगर खास नहीं, वो बहुत आम है। एपिकॉक में ब्लीडिंग का रुझान बहुत नुमाया है और स्पर्ट्स की सूरत में होती है, हमेशा सुर्ख होती है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा काली भी होती है मगर अक्सर सुर्ख होती कहना चाहिए, और स्पर्ट्स में होती है। दांतों से भी कभी एकदम स्पर्ट करके निकलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। बाहर से मरीज मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, वो शिकायत करते थे कि दांतों से ब्लीडिंग शुरू हुई है फिर रुक गई खुद ब खुद ही, फिर कुछ अरसे के बाद शुरू हुई, एक दो दिन रही या एक ही दफ़ा की कुल्लियों के में आ गई सब के सब और फिर ख़त्म। तो ये इसकी एपिकॉक की इलामत है अगर इसके साथ मतली पाई जाए तो, वरना फास्फोरस की भी हो सकती है, फेरम फास से भी हो जाती है ब्लीडिंग ऐसी। इसमें मतली है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है। बड़ी कारामद दवा है ये, लैकडेफ से कम इस्तेमाल किया गया दुनिया में। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको कि औरतों के लिए जिनको दूध से नफरत हो, प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग के लिए चोटी की दवा है ये। हाँ, एक और चीज, बाज मरीज कई दफा आते हैं कहते हैं जो मर्जी दो हमें इजाबत नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन एक दफा हो जाए तो मुसीबत है, और बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो कुछ देर तक सख्त मोटा फुजला बन के जमा हुआ, सख्त हुआ नीचे उतर के फिर वापस रिसीट कर जाता है, और पूरा जोर लगता नहीं, उससे बाज़ दफ़ा रगें फट जाती हैं, और ये रुझान हो जाता है कि उनको बवासीर हो जाए और ऐसी तकलीफ़ें, हर्निया हो जाता है ऐसे मरीजों को। उनके लिए ये दवा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस दवा में जितनी सख्त कब्ज़ मिलती है, यानी दूध जिनको हजम ना होता हो, उन याद रखें, उनको जब कब्ज़ हो
तो ऐसी सख्त कब्ज होती है कि शाज़ ही किसी दवा में पाई जाए। इस दवा में कब्ज के नुक्ता नज़र से सिलीशिया से भी ज़्यादा ताकत है। सिलीशिया की कब्ज याद है, क्या इलामतें हैं? तो याद है सब कुछ, और कोई बताया? और किसी को मौका ही नहीं मिल रहा। उसमें कमजोरी आप बताएं, आप ठीक हो गई हैं? जी हैं? जी फर्क है? जी काफी तबीयत खराब हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नुस्खा भेजा था वही, उससे फायदा हुआ या कोई और दवाई खानी पड़ी? नहीं, उसी से फायदा हो गया था? पहले बहुत खाई थी, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, आजकल आप लोग नए नए होम्योपैथ जो बन रहे हैं ना, इस वक्त लगता है कि हमें पता लग गया है, लेकिन जब मरीज की इलामतों से दवाई की तरफ सफर करना पड़े फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। और कई हैं अच्छे बड़े होशियार, उनको मुझे बताना पड़ता है, फिर वो कोई और दवाई खाते हैं या छट्टे मारी जाते हैं, एक के बाद दूसरी दिए जाते हैं। जब तक सही चाबी ना हो ताला नहीं खुलता। तो इमाम साहब ने मुझे परसों नमाज में, सुबह नमाज के जाते हुए कहा था कि बहुत फिक्र है, बेगम साहब बहुत बीमार हैं, उनकी इलामतें बताई। मैंने कहा ये दवाई दी? कहते नहीं, पता नहीं, ये तो बहुत खा चुकी हैं, हर किस्म की होम्योपैथी इस्तेमाल हो चुकी है। मैंने कहा मेरा ख्याल है ये नहीं दी होगी। तो अब ये कहते देखें बैठी हैं क्लास में आराम से, तो अल्लाह के फजल से आ जाएगा। लेकिन जो इलामतें मैं बताता हूँ ना, चाबी की इलामतें, उनको याद रखा करें, उनके जरिए ही पता लगता, वरना तो इतनी दवाओं में एक ही बीमारी मिलती है कि मुसीबत है। सर दर्द आम है, हर एक को होती रहती है, और होम्योपैथिक में 100 से ज्यादा दवाएं हैं जिनमें सर दर्द की इलामतें हैं। अब 100 दवाओं में फर्क करेंगे तो पता लगेगा ना कि सर दर्द किस दवा से ठीक होगी। इसलिए फिर कभी छट्टे भी मारने पड़ते हैं मजबूरन, लेकिन असल इलाज इसका यही है। इसकी सर दर्द याद है आपको, या इसका सर दर्द याद है? अभी जो दवाई पढ़ा रहा हूँ, कनपट्टी में, गुद्दी में गुद्दी में भी होता है। और गुद्दी में और माथे माथे पे पर, लेकिन कनपट्टी पे यूं करे दोनों तो तरफ आप फौरन दे देंगे, नहीं। लग गया। ठंडी हैं? मरीज क्या? मरीजा ठंडी हो और दूध और मरीज गर्म हो, मरीज भी तो हो सकता है। ये आमतौर पर मरीजा हैं? ज्यादा वो सर पे पट्टियां मांग के बैठती है। मरीज बैठती है। और बताएं, और सरदर्द से होता हैं? सरदर्द से होता है। हाँ हाँ, सर दर्द। आपके पास एक मरीज आता है कि मुझे सर दर्द हो रही है, आपको इस दवा का ख्याल क्यों आएगा? किस वजह से पैदा होगा ख्याल? हाँ बताओ। अगर मरीज बहुत ठंडे मिजाज का हो और उसको दूध से एलर्जी हो, ठीक है, और अगर मोटा भी हो साथ से, वो तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है, अगर आप एक सवाल पहले कर लें, क्योंकि जो मेंसेस वाली इलामतें हैं मर्दों से तो पूछ ही नहीं ना सकते आप। वो मरीज आए आप कहे तो मेंसेस से पहले हुई थी, ये बात हुई थी, इसलिए वो सवाल करें जो मुश्तरक है। दूध से दूध हजम होता है तुम्हें कि नहीं? अगर वो कहे नहीं, बल्कि खसूसियत से कहे तौबा दूध का नाम भी न लो, फिर भारी इम्कान है कि यह दवा उसके सर दर्द में काम आएगी। अगला सवाल है, ठंडे हो या गर्मी लगती है? अगर मरीज या मरीजा कहे मैं तो पाँव बाहर निकाल देता हूं बिस्तर से, तो दूसरी दफा सोचे भी ना इसका, बस चिल्ला फौरन दे दें। कनपट्टियां फड़कें या ना फड़कें, ये दवा काम आएगी। कनपट्टियों की जो इलामत है वो वैसे ही मजीद इजाफे के तौर पर है, बहुत सी दवाओं में मिलती है, तमीज़ वाली इलामत नहीं है। ये जो दो इलामतें बता रहा हूँ ये तमीज़ वाली हैं। अगर मरीज़ा हो और उनमें एक दो इलामतें या ना भी मिलें, वो अक्सर तो खुद ही कहेगी, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट करती है इस बात को कि मंसी से पहले और बाद में दर्द होता है, और साथ ही अगर लेकोरिया की तकलीफ हो उसको आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वो दवा दे दें, वो खुद ही बताएगी अगर चाहेगी तो, कि मुझे तो एक और भी बीमारी का फ़ायदा हो गया। हालांकि आपके ज़हन में होना चाहिए कि साथ उस दवा की, इस दवा से उस बीमारी को भी शिफा की तवक्को है। ठीक है, यह है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एक दवा पढ़ें, कुछ की इलामत पर गौर करके फिर
मरीजों से वापस उसकी तरफ लौटने की कोशिश करें, फिर समझ आएगी बात की। इसमें इसको पेचिश नहीं, कब्ज की तो मैंने इलामतें बता दी है ना आपको, खूब खोल दी हैं। पेशाब इसका दो तरह का है। अक्सर सर दर्द में खुला पेशाब आता है, जो जलसीमियम की भी इलामत है। ठीक है, जलसीमियम भी ठंडा है और लाक डफ भी ठंडी है, तो अब किस तरह फर्क करेंगे? दूध के वो भी एक मर्ज हो सकती है। और जलसीमियम में चक्कर नहीं होते। आते हैं बड़े साहब, अब कभी जलसीमियम लगा नहीं, आपको मालूम होता है, बड़े सख्त चक्कर होते हैं जलसीमियम में। इसमें प्यास बहुत सख्त होती है, जलसीमियम में प्यास गायब है। ठीक है, इसका यूरिन ज्यादा और मगर पेल रंग का, हल्के जर्द रंग का। जलसीमियम का पेशाब अक्सर खुला रहता है और साफ पानी की तरह, बिल्कुल तो सिर्फ पानी आ रहा है। और इसके पेशाब इसका पेशाब बाज़ दफ़ा गाढ़ा भी हो जाता है, और जब गाढ़ा हो तो डार्क और थिक। डार्क यूरिन का मतलब है स्याही माइल, जिसका मतलब इसको एल्ब्यूमिन आ रही है। ऐसा मरीज एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि अगर इलामतें मौजूद हों तो एल्ब्यूमिन के लिए भी ये दवा हो सकती है। इसलिए एल्ब्यूमिन की टकसाली वाली दवाओं में ना जाएं। अगर बाकी इलामतें इस मरीज की हों तो इस दवा को देने से खुदा के फजल से एल्ब्यूमिन भी ठीक हो जाती है। एक इसकी अजीब इलामत है जो ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है अचानक गर्मियों से सर्दियां आने में बाज़ लोगों को शायद इसका एहसास हो। मेरा ख्याल है कि ये तकलीफ मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर ठंड बहुत सख्त सर्दी में बाहर निकलें तो पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता और वो बेख्तियार खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। ये इस दवा की खास इलामत है। इसलिए अगर कोई ये मरीज आपको कभी मिले ऐसा कि सख्त सर्दी में बाहर निकलने से या सैर से मुझे अपने पेशाब पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो अगर वो ज़ियाबितस का मरीज भी है फिर तो ये बहुत पक्की दवा हो जाएगी। लेकिन वैसे भी ये सर्दी का तोड़ है चूंकि, और सर्दी के नतीजे में जो मसल्स पेशाब को रोकने के लिए मुकर्रर किए गए हैं वो बेख्तियार से हो जाते हैं। वो एक किस्म के फालिज तो नहीं होता, मगर सख्त सर्दी में जैसा काम नहीं करते ना मसल्स, हाथ भी बाज़ काम नहीं करते, इस तरह उन मसल्स के गिर्द जो छल्ले की सूरत में पेशाब को रोकने के लिए मुकर्रर हैं, उनमें सर्दी से एक किस्म की वक्ती फालिजी कैफियत पैदा हो जाती है। फिर आप वो मरीज़ा को ज़्यादा पेशाब हो या ना हो, या मरीज़ को, वो बेख्तियार होगा, बिल्कुल अज खुद बहेगा, और ये ख़ास इसकी इलामत है। कॉस्टिकम वगैरह में भी पाई जाती है मगर मुस्तकिल फालिज की सूरत में। इसमें ख़तरनाक नहीं है ये इलामत। वही मरीज़ वापस अपनी असल हालत को लौट आएगा जब इस कैफियत से बाहर आ जाए। लेकिन जो दूसरी दवाएं हैं जिनमें ये पाई जाती है, काली कार में भी पाई जाती है, सर्दी से वैसे भी पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, सर्दी से और भी उठ जाता है, लेकिन वो सर्दी के बगैर भी कंट्रोल उठ जाता है। कॉस्टिकम में भी सर्दी से पेशाब खुल जाता है, मगर उसमें फ़र्क यह है कि कॉस्टिकम में फालजी इलामत है ये, और ऐसा मरीज़ फिर इस बीमारी में अगर उसका वक्त पे इलाज ना हो बढ़ता जाता है। अगर ओवेरियन जहाँ ओवरीज होती हैं उसके पीछे वहाँ दर्द हो कमर में, और मेंसेस के दौरान हो
तो इसमें भी यही दवा कारआमद है। इसका अजीब है सर्दी से ताल्लुक, और औरतों के लिए भी बहुत ही कारआमद दवा है। अगर मेंसेस के दौरान इसकी मरीज़ा टिपिकल सख्त ठंडे पानी में हाथ डालेगी तो एकदम मेंसेस ख़त्म हो जाएंगे और उसके बदले कोई और तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसी मरीज़ाओं को एहतियात करनी चाहिए जिनकी इलामतें कुछ इससे मिलती जुलती हों, गैर मामूली सर्दी हो, उनको सर्द पानी से एहतराज करना चाहिए मेंसेस के दौरान। दिल के साथ भी इसका ताल्लुक है। दमा भी होता है ऐसे मरीज को या मरीज़ा को, और अक्सर मैदा फूला होता है दमे के दौरान, जिसका मतलब यह है कि सांस में दिक्कत में एक वजह पेट की हवा भी है। जितना ज़्यादा ब्लोट करेगा उतना ही डायफ्राम के लिए हिलने की जगह कम रह जाती है, इसलिए उसको मुश्किल पेश आती है। और कार्डिक एस्मा भी इसमें पाया जाता है, यानी दिल की कमजोरी और तंगी की वजह से, और उसमें सांस के साथ दिल के हिस्से पे दबाव बढ़ जाता है। ये इसकी खास इलामत है। एक इसकी सर्दी की एक अजीब इलामत है, वो ये कि ये मैंने देखा कई मरीजों में वाक़तन, ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं जो शाज़ के तौर पर दिखाई दे। उंगलियां सख्त ठंडी और बाकी हाथ गर्म। सारा हाथ अगर ठंडा ना हो और उंगलियां बेहद ठंडी, यानी ऊपर तक किनारे की तरफ बेहद सर्दी और बाकी हाथ गर्म, ये टिपिकल लैक डेफ का केस है। इसको तो फौरन लैक डेफ देना चाहिए, बाद में अगर फायदा ना हो तो फिर दूसरी दवाएं देखें। इसमें जो जिल्द है वो बहुत ठंडी होती है। एक बात मैं बताना भूल गया था आपको सर दर्द के मुतालिक, कि इसके सर दर्द में बावजूद इसके कि मरीज सख्त जूद हिस्स है सर्दी के खिलाफ, इतना कि जिस्म पर कोई भी ठंडी चीज़ लगे जिल्द पर तो सख्त घबराहट होती है, बहुत गैर मामूली तकलीफ होती है। लोग कहते हैं ठंडा हाथ ना लगाना मुझे बस, और कहते हैं ना हाँ ठंडा हाथ ना लगाना बिल्कुल। वो मरीज हैं इसके इम्कानी तौर पर, लेकिन सर दर्द को ठंड से आराम आता है, टकोर से नहीं, दबाने से और सर्दी से। इसलिए इस मामले में फास्फोरस से भी मिलती है ये दवा। आर्सेनिक का मरीज भी ठंडा होता है बहुत, फास्फोरस भी ठंडा होता है, हेपरसल्फ भी ठंडा मरीज है, लेकिन बाज़ दफ़ा फास्फोरस के मरीज में ये भी तमाशा दिखाई देगा कि सख्त सर्दी के एहसास से पूरे गर्म कपड़े लपेटे हुए और सर खिड़की खोल के बाहर निकाला हुआ, खिड़की की दहलीज पे रखा हुआ, इसलिए कि सर के जब उसका सर की तरफ खून का रुझान हो तो सवाए सर्दी के किसी चीज़ से तस्कीन नहीं मिलती उसको, और जिस्म को सर्दी से तकलीफ हो रही होती है, इसलिए जिस्म लपेटता है और सर को ठंडा करता है। इसमें भी ये फास्फोरस वाली इतनी इलामत मिलती है, बाकी नहीं। वो गैर मामूली उसका सर का तपना और गैर मामूली शिद्दत वो नहीं है। सर की तरफ खून के दौरान से सर ना तमतमाता है ना आग लगती है। इस दवा में दर्द है बस गुद्दी में, सामने कनपट्टियों में, लेकिन आराम आएगा दबाने से और ठंड से। अब इसकी तस्वीर मुकम्मल हो गई, और याद रहेगी ना, वो काफी मैंने खोल खोल के बताया आपको। अब इसके बरक्स दवा आपको बताता हूं एक।
उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन इसके अपोजिट है इन मानों में कि आयोडीन का मरीज सख्त गर्म होता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं उसको। आयोडीन का मरीज बाज़ दफ़ा आयोडीन का मरीज ना भी हो तो आयोडीन के मरीज वाली हरकतें करता है। कोई है ऐसा आदमी जो आपके जहन में आता हो यहाँ लंदन में? हाँ हाँ, डॉक्टर वली शाह साहब, हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। उनको देखो तो टिपिकल आयोडीन के मरीज हैं, लेकिन बिल्कुल आयोडीन के मरीज नहीं है। सिर्फ एक इलामत है अकेली, उनसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं, यहाँ तक कि सख्त सर्दी में जब मैं यहाँ आया था तो एक कमीज में बाहर खड़े होते थे आराम से, और लोगों के कोट पहन के भी जिस्म कांप रहे होते थे सर्दी में। उनको बिल्कुल आराम से, कोई तकल्लुफ नहीं था। उनकी जब किचन में ड्यूटी लगी है तब जाके ठीक हुए हैं। वो आदत पड़ गई, अब वो बाकायदा कोट पहनने लग गए हैं, मगर पहले तो सिर्फ बदन पे उनकी कमीज दिखाई देती थी और कुछ नजर नहीं आता था। आयोडीन का मरीज भी बाज़ दफ़ा इतनी गर्मी महसूस करता है। आयोडीन के मरीज की बात बातें आप याद रख लें तो आयोडीन पर कमो बेश अबूर, लेकिन और भी बहुत सी दवाएं हैं इलामतें याद रखने के लायक हैं। एक तो ग्लैंड्स इससे बहुत मोट सूझते हैं। इसमें आयोडीन के मरीज में हर जगह के ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स भी जगह जगह सूज जाते हैं और सख्त हो जाते हैं गुठलियों की तरह, और कोनियम से इसकी सख्ती मिलती है इस पहलू से। भूख बहुत लगती है इस मरीज को, बेहद खाता है, लेकिन साथ साथ जलाता भी है उसको, खाने को जला देता है और जिस्म पे कुछ नहीं लगता। ये जब खास इलामतें इकट्ठी हों तो आयोडीन का मरीज बिल्कुल उभर के सामने आ जाता है। सख्त भूख और तेजी और तर्रारी पाई जाती है। निचला या निचला नहीं बैठ सकता। मैं तो निचला कहता हूं, पता नहीं कोई निचला ही नहीं कहता हो कहीं। हम तो बचपन से निचला ही कहते आए हैं। यानी किसी जगह आराम से ना चला से निचला बनाया गालबन, बेहरकत नहीं बैठ सकता, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो इधर से उधर उधर, ऐसी माओं के बच्चे संभाले नहीं जाते, और बाज़ दफ़ा बच्चों से ज़्यादा माओं को संभालने की ख्वाहिश पैदा होती है, क्योंकि वो बच्चे कर रहे हैं शरारतें, बागी दौड़ी फिर रहे हैं, माँ आराम से बैठी होती है करके। उसको दिल चाहता है कि ये मरीज़ा होती हैं थोड़ी सी साथ, तो भागती तो सही कम से कम रोकने के लिए। परवाह नहीं होती। बात ऐसी भी होती हैं जो अपने घर में बहुत परवाह करती हैं, मगर किसी के घर विजिट पे जाएं तो बच्चे को खुली आज़ादी है, कम से कम कुछ देर तो चैन कर ले, और लोगों को मुसीबत पड़ी होती है चीजें संभालने में। ये आयोडीन का बच्चा होता है बसा औकात। अगर वो पतला दुबला हो और कहीं उसके ग्लैंड भी नजर आ जाएं तो जबरदस्ती पकड़ के आयोडीन खिला दें उसको। उस विजिट में ना से अगली विजिट में तो चैन आएगा। और पतला दुबला, ग्लैंड्स मोटे, अक्सर आयोडीन के बच्चों में ग्लैंड्स मोटे होते हैं, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता ग्लैंड्स मोटे होते होते जिस्म सूखते सूखते वो सूखे हुए जिस्म पर ग्लैंड रह जाते हैं बाकी। पेट से उस बच्चे का कपड़ा उठा के देखें तो सिर्फ वो नॉट्स, गांठें जैसी दिखाई देंगी। यहाँ भी गांठें, जगह जगह गांठें, और कोई चर्बी नहीं चढ़ती। तो आयोडीन का मरीज बिल्कुल अपोजिट है चर्बी के लिहाज से, जो मैंने पहली दवा बताई है, कई लिहाज से। इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट इकट्ठा कर दी है ताकि आपको एक दूसरे के हवाले से याद रखने में आसानी हो जाए। ग्लैंड्स बड़े और जिस्म सूखता चला जाता है, यहाँ तक कि सोखे के लिहाज से ये नेट्रम्योर की याद भी दिलाता है, एब्रोटेनम की याद दिलाता है, लेकिन वो ठंडे मरीज हैं। नेट्रम्योर तो खैर बहुत ठंडा होता है निस्बतन।
ये टिपिकल इसकी अलामत है। एक और चीज़ इसकी बेचैनी में याद रखनी चाहिए कि इसकी बेचैनी का ताल्लुक असाबी घबराहट से है। इसको आर्सेनिक जैसी घबराहट नहीं होती। बच्चे को ये भी नहीं पता लगता कि घबराहट क्यों है, लेकिन उसके असाब में ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई दौड़ती है। वो चूँकि जिसम खाना ज़्यादा खाता है, हज़म कर नहीं सकता, यानी हज़म कर लेता है लेकिन चर्बी की तरफ माइल नहीं होता। इसलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो नहीं बैठने देती उसको, वो असाब को बेचैन रखती है। और ऐसे मरीज को कत्ल करने का रुझान भी पैदा हो जाता है। देता किसी को मार दूं, कोई नफरत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर वो बिठाएंगे आप जबरदस्ती तो उसका दिल चाहेगा मैं छुरा घोंप दूं उसके अंदर। वो दौड़ दौड़ के अपनी एनर्जी ठीक कर रहा होता, निकाल रहा होता है एक किस्म की, और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए अपने घर में भी अगर वो आया सा बच्चा तो बांध के ना रखना, कहीं अगली दफा ये ना हो कि छुरा हाथ में पकड़ा उसने। मजबूरी है, एहतियात से बेहतर आसान तरीका झूठ तो नहीं बिल्कुल बोलना किसी सूरत में। इसलिए फौरन आपको कोई वाक़यातन किसी शॉपिंग पे निकल जाना चाहिए या किसी दोस्त के घर चली जाएं और फैसला करने के बाद इस इरादे से कि जाना है, उससे कहें कि माफ़ करना, अब मैंने जाना है बाहर, मजबूरी है, इसलिए अपने बच्चे को संभालो और चलो यहाँ से। मगर असल है कि अब आपको होम्योपैथी का पता चल गया है, ऐसे बच्चे पर रहम करना चाहिए। वो अगर इलाज इसका आयोडीन से ना किया गया तो बड़े होकर नहायत ख़तरनाक नतीजे भी निकल सकते हैं ऐसे मरीज़ के, और वो बग़ैर किसी वजह के मर्डर करता है। कोई उसको नफ़रत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, अंदरूनी एक बेचैनी अच्छी सी लगी होती है कि मैं कुछ कर दूं। ये आयोडीन का मरीज़ है। मारने के लिहाज से नेट्रेमोर में भी रुझान है, मगर खुदकुशी का भी रुझान नुमाया पाया जाता है उसमें। हैपरसल्फ में भी रुझान है, और इन दोनों में बगैर वजह के कत्ल का रुझान है। लेकिन इसके साथ इसमें इलामतों में फ़र्क है। बाज़ और दवाएं भी हैं। नक्सवामी का एक नहायत ही ख़तरनाक दवा है। नक्सवामी का कि मरीज़ को बाज़ दफ़ा ये ख्वाहिश पैदा, मरीज़ा को, कि मैं अपनी बच्ची को आग में झोंक दूं, और डर जाती है बड़ी ख़तरनाक इस इरादे से, मगर इस इरादे को दफ़ा भी नहीं कर सकती। ये साए की तरह उसके पीछे लग जाता है कि बस बच्ची को झोंक दो आग में। इस किस्म की चीज़ें पागलपन में तब्दील हो जाती हैं अगर इनसे खौफज़दा हो मरीज़। इसलिए इलाज ये है कि सबसे पहले तो एक्वनाइट ऊंची ताकत में खाए, ताकि खौफ जो इस मर्ज़ में इजाफा कर रहा है उससे निजात हो। फिर जैसा कि मैंने कहा है, इलामतें देखें। अगर हैपरसल्फ की इलामतें हैं तो हैपरसल्फ दिया जाए, नक्स की हैं तो नक्स दिया जाए। आयोडीन की इलामतों का भी पाया जाना मुमकिन है, इसलिए आयोडीन को भी नज़रअंदाज न करें। आयोडीन किस ताकत में है? आयोडीन मैं तो 30 से 200 तक दिया करता हूँ, लेकिन ऊंची भी हो सकती है, कोई बैद नहीं। मैंने भी शुरू की हुई है दवाई। हैं? शुरू की हुई है अपने बच्चे के ऊपर। आयोडीन थोड़ा सा फर्क पड़ा। और छुरी मारनी छोड़ दी वो बैठ ही नहीं सकता है। अच्छा, नहीं मगर गर्म तबीयत है। जी हैं? जी बिल्कुल यही तस्वीर, बिल्कुल सिर्फ कत्ल वाली नहीं। तो अभी एकदम तो नहीं कत्ल तक पहुंचा करना, शुरू करो, उसको ऊंची दे दो। अब दवा 200 में शुरू कर दो, फिर 1000 में चली जाना, क्योंकि मिजाज तक पहुंचने के लिए कुछ ऊंची दवाएं चाहिए। जो जिस्मानी इलामतें हैं उनमें निस्बतन छोटी दवाएं काम करती हैं। काली आयोडाइड में भी ये इलामत पाई जाती है, मगर इस तरह की नहीं कि बिल्कुल बच्चा हर वक्त बेचैन। काली आयोडाइड का मरीज लंबी सैर कर सकता है बगैर थकावट के, और उसके लंबी सैर की ख्वाहिश इस बेचैनी की वजह से होती है, वैसे सैर के शौक से नहीं। अगर वो ना चले तो उस दिन उसको असाब में तकलीफ होगी, इसलिए वो इस वजह से सैर करता है।
और आयोडीन असल में उसकी जिम्मेदार है। मिजाज में गर्मी पाई जाती है और नासूर की टेंडेंसी, यहाँ काली आयोडाइड और आयोडीन में फ़र्क यह है कि काली आयोडाइड में भी गुठलियाँ हैं मगर उसमें नासूर का रुझान बहुत नुमाया है, गहरे जख्म बन जाते हैं, और आयोडीन में नहीं है। आयोडीन में गुठलियाँ और उनका सूज जाना, बाज़ दफ़ा सिल का रुझान भी हो जाता है इसमें। औरतों में इसमें एक इस्तिस्ना मिलता है जो इसको पहचानने में नुमाया मदद देता है। जिस तरह आपको मैंने बताया था लैक डेफ में औरतों के अंदर ये क्या दिखाता है नमूना, उसकी वजह से लैक डेफ पहचाना जाता है, बताया था ना आपको। मेंसेस से पहले और बाद में इसके नाम पे सर दर्द और डिस्चार्ज, हाँ, जर्द रंग का तो इसका भी औरतों के साथ ये ताल्लुक़ है कि ग्लैंड सारे जिस्म के फुला देता है मगर छातियाँ वो सिकुड़ने लगती हैं और उनकी बीमारी है ये छातियों की, उनमें जान नहीं रहती है, ग्लैंड सिकुड़ जाते हैं। तो ये बरअक्स नमूना जो दिखाना है एक दवा का, ये अच्छी तरह जहन नशीन हो जाना चाहिए, बल्कि इसमें खुद ऐसी बरअक्स बातों के पाए जाने के नतीजे में एक दवा याद रह जाती है। तो इन हवालों से आप दवा याद रख सकते हैं। माजरत साहब पूछना जी। चाहता हूँ कि अगर कोई एलोपैथिक सिम्टम्स इस तरह जहन में आते हो, मसलन थायराइड की हाइपर एक्टिविटी जो है, हाँ, हाँ। हाइपरथायराइडिज्म, तो जी। कोई हर्ज की बात तो नहीं है जहन में वो चीज़ भी रख के सोचा समझ जाए? अगर तो आपको इम्पल्स हो रही है तो फिर उसका इलाज करें। अगर नॉर्मल तरीके से याद आता है तो क्या हर्ज है, वाई नॉट, क्यों ना करें। बहुत सी 100% तो नहीं, बहुत सी अलामतें उसमें मिलती हैं थायराइड हाँ, की, जो उसमें जो hyperactivity। होम्योपैथिक में जो थायराइड के बढ़ने से या ज़्यादा उसके फ़ाल हो जाने के नतीजे में तकलीफ़ें होती हैं, वो सारी बहुत सी इसकी नहीं हैं, जी, मुख्तलिफ तरीके से वो असर दिखाती हैं। ठीक है। आयोडीन उनमें एक नुमाया चीज़ है, इसलिए पुराने हमारे पाकिस्तान के होम्योपैथ जो रूटीनिस्ट हैं वो हर गिल्लड़ में आयोडीन देते हैं, हालांकि बिल्कुल नहीं करती हर गिल्लड़ में काम, बाज़ सिर्फ क्रिकेरिया फ्लोर की ज़रूरत है। तो ये देखने वाली बात है कि वो क्या चीज़ है। अगर उसमें सिल्ली मादा जिम्मेदार हो तो अक्सर ना अकेली आयोडीन काम आ सकती है, इलामतों के बावजूद ना अकेली कैलकेरिया फ्लोर काम आती है, और भी दवाएं हैं, कोनियम भी चलती है उसमें बेसिलिनम ऊंची ताकत में देना ज़रूरी है। बेसिलिनम ऊंची ताकत में दें और फिर हाथ रोक लें। ऐसे मरीज को खतरा है कि दिल पे उसके असर पड़ेगा, क्योंकि जो टॉक्सिन है इसकी सिल की, ये जब उसका पीछा छोड़ती है ग्लैंड का तो जिस्म में घुलती है और घुल के अखराजात से बाहर निकलती है। इस दौरान दिल पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये मेरा तजुर्बा है लंबा, और पहली दफ़े मुझे समझ आ रही थी कि ये इसकी वजह से है। फिर मैंने वो हाथ रोक लिया, क्रैटी के साथ शुरू करा दी। जब वो दिल अपने असल पर वापस आ गया फिर दोबारा डोज दी। तो इसके दिल कमज़ोर दिल वालों में ख़ास तौर पर यह एहतियात लाजिम है, मगर ये सिर्फ उन लोगों पर इसका असर पड़ता है दिल पर जिनको ट्यूबरकुलर मादा हो, जिनको ट्यूबरकुलोसिस यानी सिल ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा वो घुल जाएगा ग्लैंड, यानी वो क्या कहते हैं सूजी हुई गुठली उसकी, थायराइड की गिल्लड़ कहते हैं ना उसको, और थैली लटक जाती है और कोई तकलीफ दूसरी नहीं होती। हाँ, बुखार हो जाता है बाज़ दफ़ा, इसके घुलने से जो टॉक्सिन है वो जिस्म में एकदम बुखार पैदा कर देती है। बाज़ दफ़ा 104-5 तक बुखार, और वो मुसलसल होता है, वो ऊपर नीचे जाने वाला नहीं, वो चंद दिन मुसलसल जिस्म को फूंकता रहता है। और अगर कोई सब्र करे, उसको पता हो कि ये हो सकता है, तो अज खुद बुखार उतरेगा और उसके साथ ही नहायत तबीयत को सुकून मिलेगा,
गिलर पे हाथ डालेगा तो वहाँ थैली होगी सिर्फ, और फिर उसको वक्त लगता है सुकड़ने में। वो एकदम नहीं शुक्ला करती, बाद बंदर की पाउच की तरह बाल लटकी हुई दिखाई देती है। इसका मैं बता दिया था, ग्लैंड्स का फूलना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का, एब्डोमेन के ऊपर इसके ग्लैंड्स खासतौर पर बहुत फूलते हैं, और ये इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन है। जिस्म सूखता है, ग्लैंड मोटे हो रहे हैं, ग्लैंड मोटे हो रहे हैं, जिस्म सूख रहा है। बैक वक्त दोनों मोटे नहीं होते इसमें। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं जो मैं देख रहा हूं, इसलिए खामोशी की वजह यह है कि ग्लैंड हर जगह, इसमें बगल की गुठलियां का मैंने नाम नहीं लिया था, वो भी शामिल हैं इसमें। इसकी खांसी को भी गर्मी से तकलीफ पहुंचती है, यानी खांसी का रुझान गर्मी से बढ़ता है, यानी इसके मरीज को गर्मी में खांसी ज़्यादा हो जाती है। गर्म कमरे में जाएगा तो खांसी का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन बाकी इलामतें होनी ज़रूरी हैं, सिर्फ ये इलामत काफ़ी नहीं। इसमें जो इन्फ्लेमेशंस पाई जाती हैं, यानी उर्दू में क्या कहते हैं उसको, हैं, सोजिशें, उसमें जिगर की सोजिश भी शामिल है, तिल्ली की सोजिश भी शामिल है, और गले की सोजिश भी। इन तीनों सोजिशों में अगर मरीज गर्म हो, गर्म मिजाज का हो, तो आयोडीन को, आयोडम लिखा होता है होम्योपैथी में, आयोडीन है वैसे, आयोडीन को नहीं भूलना चाहिए। इसमें आमतौर पर जब ये सोजिशें हों जिगर या तिल्ली की, तो उसके साथ आयोडीन के मरीज को दस्त लग जाते हैं और असहाल का रुझान पाया जाता है। और इम्पल्स टू किल मैं बता चुका हूं ना, इसमें भी है इम्पल्स टू किल। और आर्सेनिक और हेपेसाइटिस में भी है ये रुझान, बताया ना मैंने आपको कि नहीं? बताया था। उस वक्त आप किसी और इम्पल्स में बात सोच रहे थे कुछ, मैंने बताया था कि आर्सेनिक और हैपर में भी, लेकिन बगैर किसी वजह के, मगर वो ठंडे हैं ये गर्म है, इतना नुमाया फर्क है इन दोनों में। हैपर में तो ये चीज ऐसी पाई जाती है कि एक जो हज्जाम है उसके मतलब रिपोर्टेड है केस कि उधर गला हाथ आया, उधर उसका दिल चाहा कि मैं इसको काट दूं, और रेजर और गला तो दो चीजें थी जो उसको कहते थे उसमें आप इसको कत्ल कर दूं। हालांकि वो पेशा है, कोई नफरत कोई दुश्मनी नहीं। आखिर जब उसके असाब जवाब दे गए, फिर उसको हेपेसाइटिस दी गई ऊंची ताकत में, तो उसको वो ठीक हुआ। तो ये इम्पल्सेस जो है बड़ी खतरनाक चीज है, और ये खौफ से पैदा होती हैं, ये याद रखें। तमाम इम्पल्सेस खौफ से पैदा होती हैं। एक आदमी ऊंची जगह पे चढ़ता है, नीचे देख के उसको दिलचस्प में छलांग लगा दूं। दरअसल बिल्कुल उलट बात है। ये दिल अगर जाली वाली जगह हो जहां से वो गिर ना सकता हो, वहां नहीं चाहता। ये दिल नहीं चाहता मैं दरवाजा खोल के ऊंची जगह से छलांग लगा दूं। वहां नहायत सुकून से वो देखता है। हवाई जहाज से नहीं जाता दिल, लेकिन अगर वो खिड़की खुली हो और ऊंची मंजिल हो तो फिर उसका दिल चाहता है। इससे साफ तौर पर पता लगता है कि खौफ है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, और वो जाहिर तौर पर कॉन्शियस दिमाग में यूं जाहिर होता है कि छलांग लगा दो। ऊंची ताकत में एकोनाइट मैंने देखा है, हर दफा नहीं मगर बाज दफा तो जादू की तरह ऐसे खौफ दूर करने में काम करता है।
बहुत ऊंची लाख का एक खुराक दें, इम्पल्स ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उससे ठीक ना हो तो फिर उसकी मुतलका दवाएं ढूंढें। ये जो मैं अलामतें आपको बता रहा हूँ, आर्सेनिक में भी, हेपर में भी, ये सारे खौफ हैं जो इन बातों पर मुंतज होते हैं। नक्स स्वामी का मैं बता चुका हूँ आपको कि नहीं बताया? बच्चे को आग में झोंकने का रुझान जो इम्पल्स के तौर पर उभरता है। हाँ, एक बात मैंने नहीं बताई थी, यहाँ लिखी हुई है वो भी, इनके खामन भी बच के रहें। सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि खामंद को भी आग में धक्का देना या आग लगा देना या मार देना, ये रुझान नक्सवामिका में पाया जाता है। और जितनी ज्यादा मोहब्बत हो उतनी ज्यादा ये इम्पल्स होती है, इसका मतलब है खौफ है। ऐसे मरीज बहुत से मैंने देखे हैं जिनको मोहब्बत ज्यादा होने के नतीजे में मुंजिल ख्वाबें आती हैं और ज्यादा जान निकलती रहती है। अभी कल ही मुझे खत आया था कि मेरा तो बुरा हाल है, इतना मेरा खामद अच्छा है, मैं हर वक्त उसके अंदर बुरी ख्वाबें देखती रहती हूँ, कुछ हो जाएगा उसको। उसको मैंने जवाब लिखवाया कि ये जो बुरी ख्वाबें देखना है सिर्फ खौफ की वजह से है, कहीं हो ना जाए। ये कहीं हो ना जाए, बाज़ दफ़ा इम्पल्स बन के दिन को दिखाई देता है, बाज़ दफ़ा सोते में ख्वाब बनकर आ जाता है। तो उसमें एकोनाइट तो अमूमी मुफीद है, लेकिन अगर मरीज की बाकी इलामतें किसी मुअय्यन दवा की निशानदेही करें तो वही देनी चाहिए। क्यों जी, हो गया वक्त? अच्छा, 1 मिनट, जारी मिनट है ये। ब्रेन ट्रबल्स बाज़ दफ़ा आयोडीन को चाहती हैं, इसमें पल्सेशंस बड़ी हैं। आयोडीन में थ्रॉबिंग हर जगह पाई जाती है, पल्सेशंस बेलाडोना की तरह, जिसमें उसमें भी पल्सेशंस पाई जाती हैं। और किसी दवा का बताया था आपको मैं, 2-3 दिन हुए हैं, बहुत पल्सेशंस होती हैं उसमें। हैं? टेरेंटुला में माशाल्लाह तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। टेरेंटुला में मैंने आपको बताया था बहुत नुमाया है पल्सेशन हर जगह, और क्रीपिंग का एहसास भी। इस दवा में पल्सेशन बहुत नुमाया है। ये बता चुका हूं अलामत कि गर्म कमरे में सिर बाहर निकालने की ख्वाहिश फास्फोरस की तरह इसमें भी पाई जाती है। ना आयोडीन में नहीं, लैक डेफ में, समझे? किताब में यहां जिक्र किया हुआ इसका, इसलिए गलती से मैं क्या गया था, वहां जो मैंने जुबानी आपको बात बताई थी वो दुरुस्त थी कि फास्फोरस के मरीज में ये बात पाई जाती है और लैक डेफ के मरीज में भी ये रुझान है, लेकिन उसमें सारे सर में तमाज़त इतनी नहीं होती, दर्द को आराम आता है ठंड से, सिर्फ ये वजह है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स बहुत से होते हैं क्योंकि इसमें रंगों की तमीज़ बाज़ दफ़ा उड़ जाती है, कई किस्म के अजीब से नज़ारे दिखाई देने लेते हैं, लेकिन वक्त नहीं है और दवा में अभी कुछ दिन वक्त बाकी है, बाकी कल इंशाल्लाह इसी तरफ यहाँ से शुरू करेंगे।